परिवर्तन की दर, मोमेंटम में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो आरोपित बल के समान बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। अरे दोस्त मेरे कितना बार पढ़ाए थे हम आपको, श्रेणी में होगा धारा समान वोल्टेज अलग अलग होगा, श्रेणी में धारा समान वोल्टेज अलग अलग होगा, और श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो महत्तम होगा। श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो वो महत्तम से महत्तम होगा, श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होगा। और समानांतर में अगर हम बात करें, समानांतर में सबको पता है धारा का मान होगा अलग, धारा का मान होगा अलग, और वोल्टेज का मान होगा समान, वोल्टेज का मान होगा समान। घर का वायरिंग इसी क्रम में होता है जो एकदम मुख्यतः पूछा जाता है, जो एकदम मुख्यतः पूछा जाता है। और इसमें जो प्रतिरोध का मान आर समतुल्य का जो मान होता है दोस्त मेरे, वो महत्तम से महत्तम नहीं, न्यूनतम से न्यूनतम होता है, न्यूनतम से न्यूनतम होता है। इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है दोस्त मेरे, न्यूनतम होता है। श्रेणी में धारा समान वोल्टेज अलग अलग, आर टोटल इज इक्वल टू महत्तम। समानांतर में धारा अलग अलग वोल्टेज समान, और घर की वायरिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं, आर टोटल जो होता है इसका न्यूनतम से न्यूनतम होता है। चलो एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा तुमसे पूछते हैं, आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। कितना बार हम पढ़ाए थे जल्दी से बता दो, श्रेणी क्रम में या दूसरा समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ते हैं आमीटर को, जल्दी से बता दो। आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। आपको अगर टॉप 15 क्वेश्चन चैप्टर बता दीजिए सर। टॉप 15 चैप्टर यूट्यूब पे अभी आज हम वीडियो डाले उसमें लिख के डाल दिए, देख लेना एक बार। अगला बताओ, प्रतिरोध का उपयोग किसके मापन में। अभी जो पढ़ा रहे हैं दोस्त मेरे ये टॉप ही है, ये वही टॉप 15 है। कहते हैं बताओ, प्रतिरोध का उपयोग डैश को मापने के लिए करते हैं, ओम मीटर के लिए करते हैं हम लोग। ओम मीटर, ओम को नापने के लिए, ओम मीटर नहीं हो जाएगा, ओम नापने के लिए करते हैं। ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता को नापने के लिए करते हैं, रजिस्टिविटी जिसको आप कहते हैं, प्रतिरोधकता को नापने के लिए करते हैं। आमीटर धारा को नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज को नापता है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, बताओ जल्दी से। कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर का नाम सुने हो, टॉप 15 चैप्टर आज डाले हम यूट्यूब पे दोस्तों। इलेक्ट्रिक आज उसी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो घरेलू विद्युत उपकरण में ये हम बोले थे ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। ये दोस्त मेरे विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। इलेक्ट्रिक स्टोव की अगर हम बात करें, स्टोव जो होगा ये विद्युत चुंबकीय उसमें प्रभाव, स्टोव यहां भी है। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स हो गया यहां पर, तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, सब हीटिंग प्रभाव पर आधारित है। अगला वोल्ट और विभवांतर 5 वोल्ट हम बोले थे, कितना बार बोले थे दोस्त, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ के जाना। देखो पूछ सकता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। V का मान कितना है बताओ, 5 वोल्ट है, W का मान है निकालना है, Q का मान दिया हुआ है 10, 10 5 50 जूल इज द राइट आंसर। 50 जूल होगा, इज द राइट आंसर। 50 जूल इज द राइट आंसर होगा। अगला देखो क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, बताओ जल्दी से। F बराबर पढ़े हो R/2, F बराबर R/2 यानी 20/2 बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। घच बना देगा चलवा हमर। अगला, एक लेंस में 2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस में किस किस्म की फोकस लंबाई होगी। ये तो दोस्त मेरे P बराबर होता है 1/f, 1/f यहां मीटर है, P बराबर होता है 1/f, और यहां पर दोस्त मेरे हमको निकालना है F बराबर 1/P, 1/2 डायोप्टर, 1/2 हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5 विथ प्लस। अब प्लस होगा तो कौन हो जाएगा जल्दी बताओ, ओ लगा हुआ होता है तो निगेटिव, ऊ लगा हुआ होता है तो पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, दुआ छोड़ा दिया है चलवा सब, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। ए की भी किस, ए उत्तल प्लस 0.5 इज द राइट आंसर। खाली ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा, ध्यान से बनाओगे दोस्त मेरे तो बन जाएगा। अगला अगला, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, बताओ ये सब बताए हैं कि नहीं। अगर तुम दोस्त मेरे नहीं बना रहे हो तो गड़बड़ बात है। 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है उसका विस्थापन, टाइम का मान 6 सेकंड, उसके बाद उसका विस्थापन क्या होगा। जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
बता दो जल्दी, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन के परिमाण का मान ज्ञात करें। एस बराबर खट से लगा दो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पुट एंड गेट द रिजल्ट, चलवाते अगला लोक लेगा। देखो जब तक हम इधर पलटे पलटे की 60 मीटर आंसर ले आए। लाइट का वन शॉट कल भोरे भोरे मिल जाएगा, काहे टेंशन ले, बना दिए। लाइट का वन शॉट कल भोरे भोरे मिल जाएगा। घूर्णन गति का उदाहरण क्या है? सीधे सड़क पर कार की गतिविधि, चाल वेग और समय से क्वेश्चन पूछ रहा है। पृथ्वी का घूमना, एक मेज के दराज की गतिविधि, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गतिविधि। बताओ घूर्णन गति का उदाहरण कौन है? व्हाट इज द आंसर? कौन इसमें से घूर्णन गति का उदाहरण है? एक सीधे सड़क पर कार की गति एकदम नहीं है, पृथ्वी का घूमना, एक मेज के दराज की गतिविधि, मेज के दराज की ऐसे ऐसे गतिविधि है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गतिविधि, एक है पृथ्वी का घूमना। कौन हो जाएगा आंसर? बताओ व्हाट इज द आंसर? कुछ बच्चा बी भी मारेगा, कुछ बच्चा डी भी मारेगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, कुछ बच्चा मार देगा पृथ्वी का घूमना। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर वृत्तीय पथ पर घूमती है, जबकि ये घूमती है, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है, ये ऐसे अंडाकार पथ पर घूमती है, और ये वृत्तीय पथ पर घूमती है। बी हो जाएगा आंसर, पृथ्वी का घूमना। अपने मन से अगर आप बहस नहीं कर लेना। अरे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, वैसे आंसर दोनों सही है। पृथ्वी का घूमना अपने अक्ष पर वृत्तीय गति में घूमता है, और ये जो है ये दीर्घवृत्तीय गति में घूमता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। वैसे आंसर दोनों सही है। आ जाओ इधर, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा? कितना बार बताए भी हैं, बताओ क्या हो जाएगा आंसर? 6 गुना हो, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना। आपको भी पता है पृथ्वी पर अगर जी है तो चंद्रमा पर दोस्त मेरे g/6 है। चंद्रमा पर क्या है? g/6 है, चंद्रमा पर g/6 है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना अधिक है। बोलो हाँ कि ना? 6 गुना अधिक है। बोलो जल्दी क्या हो जाएगा आंसर? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर के भार का 6 गुना अधिक है, एकदम चंद्रमा पर का। अगर यहां पर mg है, अगर यहां mg है तो यहां mg/6 है, यानी इसका 6 गुना अधिक यहां है और इसका छठा भाग यहां है। ए होगा कि बी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए की बी? जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी और चंद्रमा पर मापते हैं तो वह एक समान होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। चंद्रमा पर अधिक कहां होता है? चंद्रमा पर तो कम होता है। ए फॉर अगला बता दो, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, एक वस्तु का द्रव्यमान, इस सब क्वेश्चन धुआं छोड़ा देगा तुम लोग। दुगुना कर दिया जाए तो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? एफ बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। अब बताओ इसको अगर कहता है द्रव्यमान को दुगुना कर जाए, इवी दुगुना इवी दुगुना, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ए की भी किसी, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा तो बना दीजिएगा इसको। आप यूट्यूब पे पढ़ाना मत छोड़िए। हम कहां छोड़ रहे हैं दोस्त मेरे, हम तो तेरी सेवा में उपलब्ध हैं। आज भी एकदम, जब जब तुमको जरूरत महसूस होगा दे देंगे, एकदम तुम्हारे सेवा में उपलब्ध रहेंगे। एम और वस्तु डब्ल्यू का सूत्र क्या है? जहां जी जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एम जी होता है। हो सकता है ये आज पूछा, हो सकता है नहीं पूछा, हमरा नहीं पता है। बताओ पृथ्वी डब्ल्यू एम जी होता है ना? हो कहता है पृथ्वी 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 की अगर हम बात करें, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव किसी विशाल वस्तु का मुक्त पतन पर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो जो नीचे जाता है ना, वेग का मान बढ़ता है। जो जो नीचे जाएगा वेग का मान बढ़ेगा, और जो जो ऊपर जाएगा दोस्त मेरे वेग का मान घटता है। वेग का मान क्या होता है? घटता है। आंसर बता दो जल्दी से। विशाल वस्तु का वेग हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। वेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा। कुल ऊर्जा जो होती है ऊपर जाने नीचे आने में, कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। अप्रेंटिस वालों का एकदम बल्ले बल्ले है, काहे टेंशन ले रहा है? जल्दी बताओ, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। देख लो ध्यान से, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया था? बाप रे बाप, सरिया के मार देगा चलवा अमर। गति का कैवा नियम? तीसरा नियम। और F बराबर ma जो है ये कैवा नियम है? दूसरा नियम है। और गति का प्रथम नियम की अगर हम बात करें, गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है? जड़त्व से है। जड़त्व से है। अब बताओ तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत का संबंध किससे है? संवेग संरक्षण जो है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है, यह न्यूटन के कईवें नियम से संबंधित है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? बताओ संवेग संरक्षण का सिद्धांत कईवें नियम से संबंधित है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ।
बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत इज न्यूटन का तीसरा नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का क्या नियम, तीसरा। स्क्रू बॉल बियरिंग और तलवों में घर्षण का क्या कारण होता है, जल्दी बताओ। स्क्रू बॉल बियरिंग और तलवों में घर्षण का क्या कारण होता है, जल्दी बताओ। इन इन पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ हाँ, घर्षण इन सभी की रक्षा करता है, घर्षण उन सभी नुकसान से बचाता है जो अन्य बलों के वजह से होता है। घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, घर्षण बल लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। लाभकारी को सकारात्मक कहते हैं, हानिकारक को नकारात्मक कहते हैं। घर्षण बल सबसे अधिक स्थैतिक, उससे कम गतिज या सर्पी, सबसे कम लौटनिंग। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान किसके किसके बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। पृष्ठतनाव किसकी बीमा है, पृष्ठतनाव की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, पृष्ठतनाव बराबर फॉर्मूला जानते होंगे आप। पृष्ठतनाव जो है, पृष्ठतनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो बल का हो गया एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, लंबाई का हो गया एल, तो ये हो जाएगा एम एल, एल कट जाएगा, एल पर पावर 0, टी पर पावर -2। देखो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, एम एल 0 टी पर पावर क्या -2। अगला बता दो क्या होता है, शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ। शक्ति का असाई मात्रक दोस्त वाट होता है। एकदम तू धुआं छोड़ा के आएगा, कुछ एकदम तेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम खाली बोतल, देखो इसका आंसर बता दो, जब हम खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल क्यों जाती है पानी के अंदर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दोस्त मेरे पूछ सकता है। अगर हम पानी के अंदर किसी बंद बोतल को डालते हैं, डाल के आप छोड़िएगा तो थोड़ा सा उछल जाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्यों उछलता है, जल्दी से पढ़ के बताओ क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। 3 नंबर का है, बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। उत्प्लावन बल अधिक होगा, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से उछलेगा। उत्प्लावन बल अगर ऊपर की ओर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से उछलता है। उत्प्लावन बल अगर ऊपर की ओर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से उछलता है। उत्प्लावन बल अगर ज्यादा होगा दोस्त मेरे तो ज्यादा तेजी से उछलता है। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगने वाला बल है, और अगर अगर आप जानते नहीं है तो ये जान लीजिए कि अगर ये कोई वस्तु है, इसमें अगर ये ऊपर की ओर एक बल लगता है, कौन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ऊपर से नीचे की ओर एक बल लगता है, कौन बल, भार बल, भार बल। ये जो बल लग रहा है इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। ये उतने लगता है जितना ये पानी विस्थापित करता है, जितना ये पानी विस्थापित करता है उतने उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। भार बल नीचे की ओर, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, भार बल नीचे की ओर, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन बता दो क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, हो गया। कहते हैं किसी वस्तु के माध्यम से प्रणोद, दाब और क्षेत्रफल, हा, पिछले बार भी पूछा था, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, या दाब बराबर फॉर्मूला होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। जल्दी बताओ, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, कौन फॉर्मूला हो जाएगा, जल्दी बता व्हाट इज द आंसर। यहां इसको हम लोग कह सकते हैं, इधर आएगा तो हम लोग प्रणोद बराबर, प्रणोद बराबर, प्रणोद बराबर इधर जाएगा तो दाब गुना क्षेत्रफल नहीं कह सकते हैं, दाब गुना क्षेत्रफल नहीं कह सकते हैं, दाब गुना क्षेत्रफल बराबर प्रणोद, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। प्रणोद का मतलब अपथ्रस्ट होता है, प्रणोद का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपथ्रस्ट फोर्स। ऐसी कौन सी धातु का ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी प्रतिक्रिया करता है, एम्फोटेरिक, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक, मतलब जिसमें अम्ल का भी गुण हो, क्षार का भी गुण हो। अम्लीय ऑक्साइड में कौन इसमें एम्फोटेरिक में आता है दोस्त मेरे, आपको पता होगा Al2O3, ZnO, ZnO, PbO, PbO। अच्छा बताओ तो SO2 कैसा ऑक्साइड है,
SO2 कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय है, कि क्षारीय है, कि उदासीन है? देखिए कौन कौन बना पाता है। SO2 कैसा ऑक्साइड है बताओ? अम्लीय की, क्षारीय की, उदासीन? व्हाट इज द आंसर? अम्लीय ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड में 3 वो है, CO है, NO है, H2O है। और क्षारीय ऑक्साइड की अगर बात करोगे, LiO है, K2O है, ये सब क्षारीय ऑक्साइड में आता है। अम्लीय ऑक्साइड में आओगे, CO2 है, NO2 है, SO2 है, SO2, CO2, NO2 और SO2 है। व्हाट इज आंसर? SO2 रहेगा, बताओ। अम्लीय ऑक्साइड की क्षारीय ऑक्साइड? द राइट आंसर इज अम्लीय। द राइट आंसर इज अम्लीय। याद ना रहे तो याद रखो, Al2O3 ZNO PbO उभयधर्मी है। ये सब तो ऐसे भी उदासीन लग ही रहा है। ऐसे देखो तो H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड, HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो भैया अम्लीय है, ये है, अम्लीय है, ये है। इसको इसी हिसाब से याद रखना होगा। ये लिथियम Li से LiOH बनेगा, K2O से KOH बनेगा। तो OH किसमें होता है? क्षार में होता है। अगला बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? बताओ कौन ऐसी धातु है जो उच्च ताप पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ही नहीं करती? व्हाट इज द आंसर? चांदी इज द राइट आंसर। चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये उच्च ताप पर अभिक्रिया नहीं करती और ये मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। ये जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। जस्ता का लेपन जस्तीकरण कहलाता है। सीसा को अतिस्थितित द्रव के नाम से जानते हैं। हाँ, एसिड रेन में SO2 NO2 का प्रयोग करते हैं। सीसा अतिस्थितित है। हवाई जहाज के बॉडी में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी में होता है CA3PO4 हॉल 2, मार सरिया के हड्डी में होता है CA3PO4 हॉल 2 इज द राइट आंसर। पता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बताओ। संयोजन अभिक्रिया मतलब सिंगल प्रोडक्ट का बनना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है सिंगल प्रोडक्ट का बनना। प्राकृतिक गैस का जलना, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया। बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ओहो, जल्दी बता। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, सिल्वर क्लोराइड आज का भी क्लास अगर किए होंगे तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटन करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटन करता है और ये Ag++2Cl- में टूटता है। ये संयोजन नहीं है, ये विघटन अभिक्रिया है। आज का क्लास अगर आप किए होंगे तो देखे होंगे सिंगल शॉट में। कितना आज हमको लगता है लगभग 1 लाख बच्चों ने एक दिन में उस वीडियो को देखा है। और कल फिर सुबह सुबह लाइट का सिंगल शॉट मिलेगा आपको। पीडीएफ लिंक सामने दिया हुआ है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी H2O2 H2O प्राकृतिक गैस का जलना हो गया। प्राकृतिक गैस का जलना मतलब CH4 O2 से अभिक्रिया करेगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा। H2O2 H2O कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, CaO ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये दे देगा CaOH हॉल 2। आज हम इस सब रिएक्शन आपको बताए हैं, अगर आप सिंगल शॉट किए होंगे तो। सर जी मैंने देखा है। अगला अगला अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। दूसरे समूह के तत्वों को अल्कली धातु कहते हैं। देख लो, ये एक आध को क्वेश्चन जो है ना इधर उधर भागा है पीरियोडिक टेबल में। बताओ आंसर। दूसरे तत्वों के समूह को अल्कली धातु कहते हैं? नहीं, दूसरे तत्व के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पहले तत्व को क्षारीय धातु, दूसरे तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये हो गया गलत। कहते हैं पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु एकदम कहते हैं, और 17वें समूह को हेलोजन कहते हैं। बी नंबर इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। प्लीज मेरा नाम लीजिए, मंजीत कुमार जी, लीजिए आपका नाम ले लीजिए। अल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति अभी तुरंत बताया है, कैसा होता है? उभयधर्मी होता है। CONO H2O उदासीन होता है। क्षार का रंग कैसा होता है? बताओ। फिनोप्थिलीन के साथ क्षार का रंग क्या है? जल्दी बताओ। क्षार का जो रंग होता है, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26? फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ये ध्यान रखना, फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ और लवण के साथ रंग नहीं बदलता। अम्ल और लवण के साथ रंग नहीं बदलता। अम्ल और लवण के साथ रंग नहीं बदलता। अम्ल और लवण के साथ रंग नहीं बदलता। कौन? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन अम्ल और लवण के साथ कोई रंग नहीं बदलता। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का नाम सुने हो? फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। अब प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक में आ गया पिटूनिया की पंखुड़ी, हल्दी, उसके बाद ये सब आ गया प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। बताओ तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? ये क्वेश्चन दोस्त मेरे पता नहीं पूछा है कि नहीं। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? पीएच मान जकर 0 होगा कि पीएच मान जकर 14 होगा? देखें कौन कौन मार पाता है। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? सर आपके क्लास से आज टोटल क्वेश्चन आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद दोस्त मेरे कि आप बना के आए, और आप ही के लोगों के कारण दोस्त मेरे मेहनत करने का मन भी करता है। आपके क्लास से आज टोटल क्वेश्चन आ गया था सर। बताओ, अम्ल लवण के साथ रंग सबसे अधिक अम्लीय नहीं बदलता, बताओ सबसे सबसे अधिक अम्लीय कौन है? एक नंबर, पीएच का मान 0 होगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा बताओ? सबसे अधिक अम्लीय होगा जब पीएच का मान, ये सबसे अधिक क्षारीय होगा। ये दोस्त मेरे सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। जब बताओ व्हाट इज आंसर, सबसे अधिक क्षारीय कितना होगा? इधर 0 और उधर होता है 14 तक, उधर 0 और उधर होता है दोस्त मेरे 14 तक। तो बता दो, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज को कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक के नाम से जानते हैं, कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक के नाम से जानते हैं। जल्दी से बता दो अगला का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? बताओ, सेल की संख्या बढ़ जाती है? नहीं भैया, सेल की संख्या आवधिक तालिका में समूह में अगर नीचे जाओगे ना तो सेल की संख्या समान होती है। एक को क्वेश्चन होने से होने भाग सकता है, देख लो। कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है? नहीं, परमाणविक आकार कम हो जाता है। वर्ग में परमाणविक आकार कम कहां होता है? वर्ग में तो बढ़ता है, वर्ग में आप जाओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है, इज द राइट आंसर। क्योंकि जो जो आप नीचे जाते हैं आवर्त का मान बढ़ता है, और आवर्त का मान ही तो सेल की संख्या है, तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। टी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सेल की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि देखो जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाओगे आवर्त का मान बढ़ेगा, आवर्त का मान बढ़ेगा, सेल की संख्या बढ़ जाएगी। आ जाओ आ जाओ, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समूह बहुपरमाणुविक है? यह सल्फर है ना, सल्फर S8 होता है, यह बहुपरमाणुविक है। आर्गन अकेले होता है, एक परमाणुविक है, ये एक परमाणुविक है। ऑक्सीजन दूगो होता है, यह द्विपरमाणुविक है। और सोडियम तो किसी के साथ होगा तभी परमाणुकता दर्शाएगा। आक्रिय गैस एक परमाणुक होता है क्योंकि वो अकेले होता है। सल्फर S8 होता है, यह बहुपरमाणुविक है। अगला देखो, अधातु आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको पता है धातु त्याग करके विद्युत धनात्मक, अधातु ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जला ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला, आज डाले हैं हम ये स्पेशल क्लास, देख लेना। जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? न्यूमेरिकल के सेकंड क्लास की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से तुम लोग बना दोगे, इसलिए नहीं दिए हैं। आप बहुत आसानी से बना दोगे। वैसे एक न्यूमेरिकल स्पेशल अगर आप कहिएगा तो न्यूमेरिकल स्पेशल हम 20-25 को मात्र न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास है वो वन शॉट में डाल देंगे। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से 8 टाइप कर दिए, तो कल वही डाल देंगे। तब ऑक्सीजन में कार्बन को जलाना यह कौन सी प्रक्रिया है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? दहन अभिक्रिया है रे भाई। ऑक्सीजन योगज अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगर आप देखे होंगे योगज अभिक्रिया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला अगला अगला, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध भैया ऑक्सीकरण के कारण भैया जल जाता है, ऑक्सीकरण के कारण ही दुर्गंध आता है। कोई इसीलिए कुरकुरे के पैकेट में क्या डालते हैं? कुरकुरे के पैकेट में दोस्त मेरे हम लोग नाइट्रोजन डालकर रखते हैं। कुरकुरे के पैकेट में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन डालकर रखते हैं। कहां? कुरकुरे के पैकेट में दोस्त मेरे हम लोग क्या डालते हैं? नाइट्रोजन डालकर रखते हैं, ताकि वो सड़ ना सके, ताकि वो सड़ ना सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ। द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है, दोनों सेम हो गया। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है, भी दिया अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है, सेम दे दिया है, दोनों दोनों ऑप्शन सेम है। कह रहा कौन सा गलत है? द्रव्य के ये क्वेश्चन चला गड़बड़ है, इसको चूंकि सेम ऑप्शन दे दिया है सी और डी। कुल मिला के कहना यह है कि ठोस द्रव गैस के प्रॉपर्टीज को एक बार देख लीजिएगा दोस्त मेरे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? निलंबन के, नाला का पानी ले लो, वैसे कण जो आपको दिखते हैं, नाला का पानी जानते हो, वैसे कण जो आपको क्या करते हैं? दिखते हैं। कल सुबह सुबह लाइट का क्लास मिल जाएगा। बताओ आंसर। निलंबन मतलब नाला का पानी जिसके कण आपको दिखते हैं, मतलब वो समांगी होगा, कभी जब भी होगा विसमांगी होगा। निलंबन जब भी होगा दोस्त मेरे विसमांगी होगा। कहते हैं जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, लोहा का कील है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। कहते हैं कौन सा पदार्थ विस्थापित होगा? तो विस्थापित होगा ये कॉपर।
ये विस्थापित होगा और इसके जगह पर जाकर जुड़ेगा आयरन, तब ना बना देगा FeSO4। आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। और जो हटाएगा, आज ये पढ़ाए हैं, जो हटाएगा 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 हटाएगा, वो बताओ जल्दी से, आज ये पढ़ाए हैं, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील कि कम अभिक्रियाशील? जल्दी बताओ। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील कि कम अभिक्रियाशील? देखिए कौन कौन बता पाता है। जो हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील कि कम? हम किसी को हटाएंगे हम अधिक अभिक्रियाशील, कोई हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। बस दोस्त मेरे, आप लोगों का प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो दोस्त मेरे बड़े फक्र से कहते हैं, सारे चैनल का सिलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो मिला लो, जितना चैनल है पूरे भारत में रेलवे को पढ़ाने वाले, और उसको 5 से गुना करना, उतना से कम अगर सिलेक्शन हो गया तो समझ लेना हमने कलम रख दिया है। सारा चैनल मिला के सिलेक्शन के लिए दोस्त मेरे ना कंटेंट को पढ़ना होता है, और अगर आप पढ़िएगा तो आपका भी हो जाएगा। बताइए तो निम्नलिखित में किसका उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में? इथेनॉल का। अब मिथेनॉल तो जहरीला अल्कोहल है, इसको हम लोग वुड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग वुड नेफ्या के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग डिनेचर्ड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त? असंतृप्त होगा तो या तो एल्कीन होगा, या तो एल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, CnH2n होगा,